हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। तो इसकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको हम कंप्लीट करवा चुके हैं और अब लगातार आप लोगों के एग्जाम के क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। आज का ये महा मैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें मैंने सारे वही क्वेश्चन आंसर रखे हैं जो पिछले 4-5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंथम की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। बेंथम महोदय की 4 रचनाओं के नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपके एग्जाम के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट है उन पर हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के लिए, उनकी भी क्लासेस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आपके सिलेबस में 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट पर लगातार वीडियोस हमने अपलोड की है, तो आप देखकर अपने यूनिट्स को पढ़ लीजिएगा। और जो हर यूनिट से बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी महासंग्राम क्लास हम लगातार अपलोड कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की और इसके अलावा भी बीए के हर एक सब्जेक्ट की। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। बेंथम महोदय की राजनीतिक विचार आप लोगों को पढ़ना है अपने इस सिलेबस के अंदर, तो बेंथम महोदय की 4 रचनाओं को नाम भी आपको याद रखना होगा। पहली रचना आप याद रखेंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट 1776। अब देखिए, सेकेंड है डिफेंस ऑफ यूजुकी, थर्ड है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, फोर्थ है इमेंसिपेट मोर कॉलोनीज। तो ये 4 किताबों के नाम आपको याद रखनी है जो कि बेंथम महोदय के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंथम ने दुख सुख के कितने स्रोत बताए हैं। तो देखिए, बेंथम महोदय ने दुख सुख के 5 स्रोत बताए हैं। कितने स्रोत बताए हैं? 5 स्रोत बताए हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है राजनीतिक अथवा कानूनी स्रोत, तीसरा है नैतिक स्रोत, चौथा है सामाजिक या लौकिक स्रोत और 5वां है धार्मिक स्रोत। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोगितावाद के 4 सिद्धांत लिखिए। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपयोगितावाद के 4 सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सिद्धांत आपका है, उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो उपयोगितावाद है वो सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा सिद्धांत है कि राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना। राज्य का कार्य क्या है? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना। सॉरी, यहाँ पर सुख लिखा हुआ है। अब तीसरा है सिद्धांत राज्य और समाज में अंतर, और चौथा सिद्धांत है राज्य जो है स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरना एक साधन मात्र है। तो ये उपयोगितावाद के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, आपको याद रखना है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव क्या है, या हॉब्स ने मानव स्वभाव संबंधी क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। हॉब्स के भी विचार आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखिए। हॉब्स महोदय ने अपने राजनीतिक सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन के सिलसिले में मनुष्य और उसके स्वभाव का भी अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद हॉब्स महोदय ने मानव स्वभाव का भी विचार प्रस्तुत किया है। देखिए, हॉब्स का मत है कि मनुष्य भी भौतिक विज्ञान का अध्ययन विषय है। क्या है उसके मत में? मनुष्य भी क्या है? भौतिक विज्ञान का अध्ययन विषय है। भौतिक विज्ञान का जब हम अध्ययन विषय पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे अध्ययन विषय होते हैं जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान में हम उनको पढ़ते हैं। तो हॉब्स का कहना है कि जो मनुष्य है वो भी भौतिक विज्ञान का ही एक अध्ययन विषय है और मनुष्य का अध्ययन भी उसमें किया जाता है।
क्योंकि पदार्थों की भांति वह भी एक पदार्थ है। मनुष्य जो है वो पदार्थ के भांति ही मनुष्य भी एक पदार्थ है, इसलिए इसका अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। पदार्थों की गति संबंधी नियम उसके समाज में भी देखे जा सकते हैं। तो हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव का जो पूरा विचार है उसकी क्लासेस आप लोगों ने की होगी, अपने यूनिट्स में पढ़ा होगा, तो आपको लॉन्ग में लिखना होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हॉब्स के क्या विचार हैं। अच्छा देखिए, इससे पहले जो मैंने आपका महासंग्राम क्लास अपलोड किया है पॉलिटिकल साइंस के BA 4 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने आपको सीसरो, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या एक्विनॉस के राजनीतिक विचार पर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराए थे, और बाकी के जो विद्वान आपके सिलेबस में दिए गए उनसे बनने वाले क्वेश्चन आंसर आज हम देख रहे हैं। और ऐसी ही वीडियोस में अभी आपको और प्रोवाइड करूंगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, ताकि आप लोग हर एक विद्वान जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके राजनीतिक विचारों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप तैयार कर लें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो यूनिट्स है वो भी हम कंप्लीट करवा देते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर देते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हॉब्स महोदय के क्या विचार हैं। तो प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनके प्रति हॉब्स महोदय अपने विचार देते हैं। देखिए, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जीवन रक्षा तथा निजी स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार था। ये अधिकार मनुष्य के स्वभाव में ही निहित था। ये किनका कहना है? हॉब्स महोदय का कहना है। लेकिन इन प्राकृतिक अधिकारों के साथ ही प्राकृतिक नियम भी थे जिसके द्वारा मनुष्य के लिए वे कार्य निषिद्ध हैं जो उसके जीवन के लिए विनाशप्रद हैं, या जिनसे जीवन की रक्षा के साधनों का हरण होता है, और जिनके द्वारा उसके लिए उन कार्यों का करना निषिद्ध है जिससे जीवन की रक्षा होती है। तो प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हॉब्स का यही विचार है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, अपने क्वेश्चन आंसर को आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही पूरा आंसर लिखना होगा जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, तभी आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जे स्मिल का बहुल या गुणात्मक मतदान। अब देखते हैं जे स्मिल का बहुल या गुणात्मक मतदान से रिलेटेड क्या विचार है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जे स्मिल अपना क्या विचार देते हैं। कम शिक्षित और मूर्ख व्यक्ति देश के सार्वजनिक जीवन पर हावी न हो जाएं, इसके लिए मिल उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने की बात का प्रतिपादन करते हैं। किन व्यक्तियों को अधिक मत होने चाहिए यह स्पष्ट करने के लिए उसके द्वारा नागरिकों को वर्गीकृत किया गया है। ये जे.एस. मिल के विचार हैं, और इस वर्गीकरण का आधार मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुण है। मिल अपनी इस पद्धति को गुणात्मक मतदान के नाम से पुकारता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की 2 आलोचनाएं लिखिए। तो देखिए, पहली आलोचना है, मिल अपनी स्वतंत्रता का कोई औचित्य सिद्ध नहीं करता। केवल तर्कों के सहारे स्वतंत्रता का स्थान या आधार प्राप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी आलोचना है, मिल सभी व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे उन्नति के बजाय समाज की अवनति हो सकती है। क्योंकि देखिए, समाज में विकृत मस्तिष्क वाले लोग भी रहते हैं। तो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचनाओं में ये 2 आलोचनाएं आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कार्ल मार्क्स थे वो समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इनका मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाज में संघर्ष स्थापित हो जाता है। जो पूंजीपति लोग हैं वो पूंजी लगाकर दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं, और जो लोग गरीब हैं वो और गरीब होते चले जाते हैं। तो इनका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बजाय समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हर एक व्यक्ति समान होगा, सभी का बराबर विकास होगा, समाज में असमानताएं नहीं होंगी,
और दो वर्गों के बीच यानी उच्च और निम्न जातियों के बीच संघर्ष स्थापित नहीं होगा। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर प्रगति जो है उत्पादन प्रणाली के आधार पर संगठित समाज के दो मुख्य वर्गों के बीच सत्ता के संघर्ष द्वारा हुई। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों से काम अधिक लेकर मजदूरी कम देते हैं, जिससे दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूंजीपति वर्ग जो होते हैं वो मजदूरों से अधिक काम लेते हैं और उनको वेतन कम देते हैं, उनको मजदूरी कम देते हैं और काम अधिक लेते हैं, और जितना भी लाभ होता है उस पर पूंजीपति वर्ग का ही नियंत्रण होता है। उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो कार्ल मार्क्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोधी थे। उनका मानना था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सरकार का यानी कि अधिकार नियंत्रण होता है, तो उसमें समाज के सभी लोगों का बराबर क्या होता है, हिस्सेदारी होती है, सभी लोगों का बराबर कल्याण होता है, समानताएं स्थापित होती हैं, असमानताएं नहीं होती। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी, आपकी लॉन्ग पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला जो अतिरिक्त धन होता है पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, और पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया वह धन ही अतिरिक्त मूल्य होता है। यह वह मूल्य होता है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया है। यानी कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का क्या है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो प्रत्येक वस्तु बनाई जाती है उसका वास्तविक मूल्य उस खर्च पर मतलब उस वस्तु पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार होता है, लेकिन जब उस वस्तु को बाजार में बेची जाती है तो अधिक मूल्य पर बेची जाती है और उसमें जितना भी मुनाफा होता है, जितना भी अधिक रुपया मिलता है लागत के बाद, जितना भी ज़्यादा मिलता है वो सब अतिरिक्त जो मूल्य होता है वो कौन रखता है, पूंजीपति अपने पास रख लेता है। और उस धन को वो किस तरह कमाता है, मजदूर का श्रम लगाकर, जिसके लिए उसने उसे बहुत कम मूल्य चुकाया था, बहुत कम मजदूरी दी थी। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करते थे। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन के राज्य संबंधी विचारों की दो आलोचनाएं लिखिए। तो ग्रीन का जो राज्य संबंधी विचार है उसकी आलोचना एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो देखिए पहली आलोचना है, देखिए ग्रीन की धारणा है कि राज्य जो है कानून बनाकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिसमें व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर सके, परंतु वह यह भूल जाता है कि राज्य के कानूनों का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये पहली आलोचना आपको याद रखनी है। और दूसरी आलोचना है, देखिए ग्रीन राज्य के कार्य क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने तक सीमित कर देता है। आधुनिक युग में इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी इनके विचारों की एक आलोचना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर अच्छे से तैयार रखना है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के विचारों का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के क्या विचार हैं, देखिए ग्रीन के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्य उन दशाओं का निर्माण करना है जिनके अंतर्गत नैतिकता का विकास हो सके। वह राज्य का एक स्वाभाविक तथा नैतिक संस्था मानता है। मतलब कि ग्रीन जो है राज्य को एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्य जो है जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है,
ये किसका कहना है? ये ग्रीन महोदय का कहना है। ग्रीन महोदय जो है वो कहते हैं कि राज्यों को समुदायों का समुदाय माना है। मतलब ग्रीन महोदय क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो समुदायों का समुदाय है। इन समुदायों की अपनी पृथक व्यवस्था होती है। समुदाय भी राज्य के समान व्यक्ति के उत्थान में सहायक होते हैं, परंतु ग्रीन बहुलवादी नहीं है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी.एच. ग्रीन के दंड संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन के अनुसार देखिए दंड संबंधी क्या विचार है। ग्रीन महोदय के दंड संबंधी क्या विचार हैं? दंड का प्राथमिक उद्देश्य अपराधी को मात्र पीड़ा पहुंचाने के लिए पीड़ा पहुंचाना आवश्यक नहीं तथा न ही दोबारा अपराध करने से रोकने के लिए, बल्कि उस तरह के अपराध करने वाले मन में डर पैदा करने के लिए दिया जाता है। भविष्य में अपराध को रोकने के लिए ही दंड दिया जाता है। देखिए ग्रीन महोदय जो दंड संबंधी अपने विचार देते हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसे दंड पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं दिया जाता, या न इसलिए दिया जाता है कि वो दोबारा अपराध करे, बल्कि उसे दंड इस तरीके से दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्य में उस अपराध को करने से पहले या कोई भी अपराध करने से पहले उसे अपना वो दंड याद आए, उसके मन में डर पैदा हो जाए और भविष्य में वो कोई भी अपराध न कर सके। तो भविष्य में अपराध को रोकने के लिए ही दंड दिया जाता है, ये कहना है टी.एच. ग्रीन महोदय का। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं, आपको इनको तैयार कर लेना है। इसके पहले वाली महासंग्राम क्लास वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसके बाद मैं अभी आपके लिए और वीडियोस अपलोड करूंगी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिनके थ्रू आप अपना पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी अदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।